नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज पर बात करेंगे जो हमारे डिस्कशन में शामिल है। और चाहे वो आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण या फिर मेंस की दृष्टि से, उन पे हम सब पे बात करेंगे। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है उन सब पे बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिससे जिससे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाए। अभी पीडीएफ मिल आप डल नहीं पा रही है तो आप उसमें एक टाइम के बाद आपको वहां पे पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो हम इजीली काम अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा डिस्कशन काफी फ्रूटफुल रहता है। ठीक है, और आपको डिस्कशन मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, आप और बाकी लोगों के डिस्कशन से कंपेयर करिएगा, फिर यहाँ पे आइएगा। एक बार जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे डिस्कशन में और अदर के डिस्कशन में क्या अंतर रहता है। वो जो पढ़ाते हैं वो पैसे लेके पढ़ाते हैं वो चीज, और हम वो बिना पैसे लेके आपको पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पहली न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के एक्ट 2000 के तहत अमेंडमेंट रूल 2022 लेके आई है। इससे पहले 2021 के अमेंडमेंट रूल थे, लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुआ है और इसके द्वारा वो नए एक्ट लेके आए हैं। ये आईटी एक्ट 2000 के तहत सेक्शन 87 के तहत रूल हुए हैं, मतलब कि इनको अमेंडमेंट किया गया है। और ये क्या करेंगे, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि जब तक हमारा मतलब कि इंटरनेट की जो एक्सेस लोगों के पास बढ़ी है, ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी आए हैं, उस पर मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, फेक न्यूज़ बढ़ती है, और फेक न्यूज़ से कई जगह दंगे हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं, और इन सारी समस्याओं को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इन रूलों को अमेंडमेंट किया है, ताकि लोगों मतलब कि ताकि जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो नागरिक हैं, उनके अधिकार संरक्षित हों, और बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी ना कर पाएं, और छोटी छोटी कंपनियों को समान अधिकार मिले। ठीक है, तो इसके तहत कहा गया है कि एक हम क्या करेंगे, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी की स्थापना करेंगे, और उसमें वन और मोर इस तरह की कमेटी होंगी, और इसको 3 मंथ के अंदर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, इसके अलावा 2 अतिरिक्त मेंबर होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये कमेटी सोशल मीडिया यूजर, उस जो ऑफिसर जो एक 2021 के तहत एक रूल लाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि कोई भी अगर टेक कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, फेसबुक, इंस्टा, तो वो एक ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करेंगी, और यूजर क्या जाएगा इनके पास, क्या करेगा, ग्रीवेंस दर्ज कराएगा। अगर इस डिसीजन के विरुद्ध किसी यूजर को जाना है तो वो कहां जाएगा, जीएसी में जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और उसके तहत उन्होंने कहा है कि जो डिस्प्यूट रेजुलेशन मैकेनिज्म है हम उसको ऑनलाइन करेंगे, और इससे क्या होगा, जो एंटायर जो हमारी प्रोसेस होगी वो क्या होगी, मतलब कि क्या होगी, एक फास्ट होगा। डिसीजन मेकिंग क्या होगी, फास्ट होगी, और हर एक नागरिक की क्या होगी, एक्सेस इसमें हमको देखने को मिलेगी। और उन्होंने क्या कहा है, कुछ ऑब्लिगेशन भी लगाई कि आप एप्रोप्रिएट सेफगार्ड लाओ ताकि मिसयूज हो, जो मिसयूज कम हो सके व्यक्ति की इंफॉर्मेशन का। और कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप उसकी कंप्लेंट को एक्नॉलेज करो, और 15 डे या 15 डे या फिर 72 आवर में आप उस इंफॉर्मेशन के बारे में, आप जो उसकी कंप्लेंट है उसको क्या कर लो, रेजुलेशन करने की उन्होंने बात की है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ है कि इसके कुछ कंसर्न भी हैं। आप जानते ही हैं कि किसी भी कंपनी को अगर कोई सरकार अगर किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट करने के प्रयास करती है तो उसका गवर्नमेंट कंट्रोल क्या हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है, और उसकी मिसयूज होने की संभावना खत्म होती है। और आप जानते हैं कि मीडिया हमारे फोर्थ स्तंभ है लोकतंत्र का, तो लोकतंत्र का अगर फोर्थ पिलर ही कमजोर हो जाएगा, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल अधिक हो जाएगा, तो वो अपनी उसकी स्वतंत्रता है, उसकी जो राइट टू स्पीक का जो अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, तो वो भी क्या होगा, बाधित होगा। तो इसलिए लोगों के द्वारा यह आलोचना की जाती है कि गवर्नमेंट का सोशल मीडिया पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई फेक खबरें होती हैं, कई सेक्सुअल कंटेंट
वायरल होता रहता है। तो इस सब देखते हुए इसको कंट्रोल करना भी आवश्यक है। तो इसको एक सीमित दायरे में कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी बातें हैं, ठीक है। और इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करेगी। तो अगर सोशल मीडिया के द्वारा कोई आलोचना की जाती है तो गवर्नमेंट उसको, तो जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार तो रहता ही है, तो वो भी क्या होगा, बाधित होगा। सॉरी। तो इसलिए कुछ लोगों के द्वारा इस बात को कहा। और ये भी कहा जा रहा है कि आप अतिरिक्त इस कमेटी को लाकर सोशल मीडिया के पास अतिरिक्त क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेहिता बढ़ा रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, उनका कामकाज बढ़ेगा और उनका जो मुख्य कार्य ये है कि वो अपना काम क्या करें, लोगों की बात, जनता के मतलब लोगों की बात सरकार के पास पहुंचाएं और सरकार और लोगों के मध्य ब्रिज का काम करें, आप उनको आपस में जोड़ें। सरकार की बुराइयां वाली बात हो तो बुराई करें, अच्छाइयां हो तो अच्छाई लोगों को बताएं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, तो इसको मैनेज करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों में, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब इसका क्या है, कुछ सिटीजन और सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट भी होगा। अगर सरकार इसको रेगुलेट करेगी तो सोशल मीडिया पर जो सेक्सुअल कंटेंट है वो वायरल नहीं होगा, कई अभद्र बातें नहीं होंगी, बुलिंग नहीं होगी, सारी समस्याओं का क्या होगा, निदान होगा। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको मिलेगा, आप बेटर क्या कर पाएंगे, जर्नलिज्म कर पाएंगे, एंटरटेनमेंट का कंटेंट भी क्या होगा, क्वालिटीपूर्ण होगा। और बच्चों के साथ कई बार आपने देखा है सोशल मीडिया पे एज वेरिफिकेशन होता है, तो वो सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। सेक्सुअल कंटेंट से संबंधित समस्याओं में क्या होगी, कमी आएगी। सिटीजन एम्पावरमेंट होगा कि सिटीजन को अपना इंफॉर्मेशन चॉइस करने का अधिकार है, तो वो भी इंफॉर्मेशन को सही होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और उसकी समस्याओं का निदान भी टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, समाधान होगा। और जो आजकल आप देखते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में मिस इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है, तो उसको भी हम अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश कर पाएंगे। डिजिटल न्यूज जो पब्लिकेशर हैं उन पर हम लगाम लगाने काफी सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव होंगे। मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। कैंपेन आप इजीली चला सकते हैं, लिटिगेशन कम होगा, ठीक है। आर्टिस्टिक जो कला है लोगों की, उसको मतलब फ्रीडम बढ़ेगी। आप अगर कोई आपको मतलब कि समान रूप से सभी को क्या मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे, ठीक है। सेल्फ आप क्या कर पाओगे, क्लासिफिकेशन कर पाओगे। डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन के लिए क्या होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, क्वालिटी जर्नलिज्म थ्रू ट्रांसपेरेंसी के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस बढ़ावा मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा लोगों को, ठीक है। और मिस इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाएंगे, हम कर्व कर पाएंगे, तो सारी समस्याओं का निदान होगा। इसके अलावा और भी पॉजिटिव होंगे, तो इस सारी बातों के अलावा आप उनको सोचिएगा। इसके अलावा और भी क्या क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, इन पे हम और डिस्कशन करेंगे। और जो आपने इसके अलावा पॉजिटिव सोचे हैं आप उनको कमेंट में नीचे हमको बताएंगे, ठीक है। चलो अब हम आईटी एक्ट के बारे में पढ़ लेते। सबसे पहले आईटी एक्ट के बारे में पढ़ने से हम क्या पढ़ लें कि सोशल मीडिया के एडवांटेज पढ़ लें और डिसएडवांटेज पढ़ लें। स्टूडेंट पे मोस्टली इसका इफेक्ट पड़ता है। जो टीनेजर रहता है, मतलब 18 साल या 18 साल से ऊपर वाला जो समुदाय रहता है, वो सबसे ज्यादा क्या है इसका, मतलब कि इससे क्या है, मतलब कि लगाव ज्यादा रहता है सोशल मीडिया से। आप 5 मिनट पढ़ने बैठेंगे लेकिन आपका ध्यान आप तो उधर उधर मोबाइल में टूं की आवाज आई तो आप कहाँ पर किताब छोड़कर उस मोबाइल की तरफ देखेंगे। तो ये सारी समस्याएं दिखती हैं, मतलब कि कंसंट्रेशन की कमी आती है। और वहीं आप दूसरा नॉलेज में क्या कर सकते हैं, सोशल मीडिया के गूगल की सहायता से आपको नॉलेज भी मिलती रहती है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मोर फ्रेंडली जो यूथ रहता है वो उसको मोर फ्रेंडली हमको देखने को मिलता है, ठीक है। पहले हम रिसर्च नहीं कर पाते थे लेकिन अब रिसर्च आसानी से हो जाती है। आप गूगल पे पोस्ट आसानी से सर्च करके सारी बातें रिसर्च कर लेते हैं। आप यूपीएससी की पढ़ाई में देखिएगा, पहले अगर सोशल मीडिया नहीं था तो आपको नोट्स के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन आजकल आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ स्टीम आप हो सकते हैं। अगर इससे क्या होता है, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो छिप जाती है कि कोई आपको ऑन स्क्रीन भी पढ़ा सकता है, तो वो आप बोल रहा है आप उसको डिसेबिलिटी नहीं पहचान पाएंगे। हो सकता है वो डिसेबल पर्सन हो लेकिन पढ़ा अच्छा रहा हो, ठीक है। तो ये सारी उसकी डिसेबिलिटी हैं, जो भी कमियां हैं वो सारी छिप जाती हैं। टेक्नोलॉजी जो साक्षरता है उसको बढ़ावा मिलता है। बर्डन ऑफ एक्सपोज जो मतलब कि जो बर्डन रहता है लोगों के पास, क्या बर्डन रहता है, एक्सपोजर वाला बर्डन रहता है कि हम बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको भीड़ को मतलब कि आपको फेस करने की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉकर है,
की हेल्प मिल सकती है, एंटरटेनिंग हो सकता है, एजुकेशन में आप ऑनलाइन एजुकेशन में बढ़ावा मिल सकते हैं, जैसा आपने कोविड-19 में देखा, ये हमने पढ़े लिया। अपॉर्चुनिटी आप मतलब कि यूट्यूब पे आजकल क्या ट्रेंड चल गया है कि मोनेटाइजेशन, आप पैसे इसके माध्यम से कमा सकते हैं। आपको कंफर्ट, आप अपनी कंफर्ट के अनुसार आप कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। आप डिसएडवांटेज क्या है? साइबर बुलिंग आपको देखने को मिलती है। आप सोशल मीडिया में इतना खो जाते हैं कि आप आइसोलेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं। तो आपका जो सामाजिक स्किल है, आप जो सोशल स्किल है, जो सामाजिक जो लगाव है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आप क्या हो जाता है? आपकी मानसिक रूप से विकार उत्पन्न होता है। इन्फॉर्मेशन आपके पास ओवरलोडेड हो जाती है। आप समझती होंगी कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिलेंगे, कौन सा यूट्यूब चैनल देख ले। तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से लिए हमारे लिए काम की चीज क्या है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसी पे हम काम करते हैं, ठीक है। हेल्थ से संबंधित इशू होते हैं, अनरिलायबल होती है न्यूज, टाइम कंज्यूमिंग होती है। एक बार आपने मोबाइल खोल लिया तो आपको पता ही नहीं चले 4 घंटे कब बीत गए। वेकेशन इनकन्वीनियंट हो जाता है। आप जहां भी जाते हैं आपको फेसबुक पे स्टोरी डलेगी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस लगते हैं। तो आपकी लोकेशन कोई भी आपको चेस कर सकता है, हो सकता है आपकी जान के लिए हानि भी हो जाए, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं। फॉलोअर को आजकल ट्रेंड चल गया है कि आपके फॉलोअर कितने हैं, इससे भी इमेज बनती है। तो फॉलोअर बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे हथकंडे अपनाने सकते हैं, तो आप इससे मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर ये डेंजर से, अगर आपको संतुलित मात्रा में इसका यूज नहीं किया गया तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी संपूर्ण जो ग्रोथ है उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हम आईटी एक्ट 2002 को पढ़ लेते हैं। आईटी एक्ट को इनू एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन मॉडल है, इनो ट्रायल, तो उसके तहत लाया गया यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996। इसको 30 जून 1997 को पास किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और प्रेसिडेंट के द्वारा इस एक्ट को साइन किया गया। कब? 9 मई 2000 को। आईटी एक्ट 2000 को 17 अक्टूबर 2000 को इंप्लीमेंट किया गया। इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सर्च इनके पास है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा, जो 2001 में ओपन हुआ, ठीक है। अब इस आईटी एक्ट में कुछ क्या है? पहले तो संपूर्ण भारत में ये अप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको ऑथेंटिफिकेशन देता है। लीगल फ्रेमवर्क है डिजिटल सिग्नेचर के लिए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप इजीली क्या कर रिकॉग्निशन कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर को आप रिकॉग्निशन कर सकते हैं। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है आपको उसको रिटेंशन कर सकते हैं। ऑफिशियल गजेट आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के फॉर्म में पब्लिश करने की आवश्यकता है, तो इसके संदर्भ में आप दे सकते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक संबंधित चीजें उनके संबंध क्या करते हैं, ये बात करते हैं और पूरा कंट्रोल करता है। इसके आप लीगली आप क्राइम भी आप करते हैं तो इसके तहत आपको क्या मिलेगा? दंड, आपको जो पनिशमेंट है वो इसके तहत आपको मिलेगी, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी ने कंसर्न राइज किया है कि सरकार एक बिल लाना चाहती है, इंडियन टेली कम्युनिकेशन बिल 2022। तो कुछ लोग ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस है उस पर एक्ट लाकर उनको रेगुलेट कर उसकी स्वतंत्रता को बाधित करना चाहती है। और इससे क्या होगा, जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो भी उसका क्या होगा? हनन होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसी चर्चा में रहता है। यही कंसर्न किसने किया है? तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने राइज किया है कि आप इसमें कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रश्न वहीं से बनेंगे। अभी एक्ट आया नहीं है, आएगा तब प्रश्न यहाँ से बनेगा। यूपीएससी कभी बिल से प्रश्न कभी नहीं पूछती है, हाँ, लेकिन मेंस में जरूर पूछ सकती है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या किया गया है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की कुछ डेफिनेशन में कुछ उसको बढ़ाया गया है। ट्राई एक्ट के तहत जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस थी उससे इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं। सर्विस में कुछ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को जोड़ा गया है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को जोड़ा गया है, इंटरनल बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस को जोड़ा गया है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सर्विस को इसमें जोड़ा गया है। लेकिन ओवर द ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखेंगे, अमेजन प्राइम देखेंगे, कम्युनिकेशन ऐप है, उनकी अभी क्लियर उनके बारे में बात नहीं है, ठीक है।
इससे क्या होगा कि पॉसिबल हेल्थ हजार्ड हमको देखने को मिलेगा, जो 5G सर्विस हमारे लिए देखने को आए, जिसके संबंध में स्टडी चल रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवर रीच पावर हमको देखने को मिल रही है, इसलिए इस कमेटी ने इसके बारे में कहा है। तो ये सारी बातें कहा है। और ये बिल जो आया है वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर पोजीशन एक्ट 1950 को क्या करेगा, रिपील करेगा। इन तीनों की जगह एक आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, जो अभी बना नहीं है, आएगा तब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कमेटियां। तो पार्लियामेंट में एक्चुअली क्या होती हैं, कमेटियां होती हैं कुछ। अब पार्लियामेंट में मान लो इतने सारे लोग हैं और एक विशेष मुद्दे पे हो सकता है इतने सारे लोग राय ना बना पाए, उस मुद्दे के बारे में उन लोगों की एक्सपर्टी ना हो, तो पार्लियामेंट में उस तामझाम को कम करने के लिए कमेटी बना दी जाती है। और वो कमेटी में उस विषय से संबंधित विषय विशेषज्ञ होते हैं जो सांसद होते हैं, और उन पे उस विषय पे बात करते हैं। बात करने के बाद उस पे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, उसकी स्क्रूटनी करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, संशोधन के बारे में बात करते हैं। अगर ये सारी बातें वहां पे, क्यों कि इससे क्या होगा, आपको एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, विशेषज्ञता देखने को मिलेगी, कानून अच्छा बनेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, इफेक्टिव रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन हमको देखने को मिलेगा, राजनीति से परे होगा, क्योंकि ऑन स्क्रीन नहीं होता है, जबकि आपको पार्लियामेंट में ऑन स्क्रीन डिबेट होती है। तो इसलिए उसमें व्यवधान उत्पन्न कम होता है, और राजनीति वाली बातें उसमें कमेटी में नहीं होती हैं। लेकिन वो अलग बात है कि कमेटी में भी राजनीति बातें अभी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस कमेटी का ऑर्गेनाइज रूप से भारतीय संसद जो सिस्टम है उसमें दिया गया। तो दो तरह की कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं कि एडॉक कमेटी बोलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में आपको फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी देखने को मिलेगी, जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में इन कमेटियों को, किसी महत्वपूर्ण है। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब है कि स्थायी रहती हैं, और डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी जैसे एग्रीकल्चर पे बना ली, डिफेंस पे बना ली, एनर्जी पे बना ली, टेक्नोलॉजी पे बना ली। इसमें इस विषय से संबंधित कुछ लोग होते हैं, उस संबंधित कोई भी अगर बिल आता है तो उससे संबंधित क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एडॉक कमेटी होती है इसमें ज्वाइंट या सिलेक्टिव कमेटी होती है, और इसमें जब आवश्यकता होती है तभी इसको बनाया जाता है। इसको अस्थायी कमेटी भी बोलते हैं, लेकिन ये परमानेंट कमेटी कौन सी होती है, ये वाली होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1921 में पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर आपको लोकसभा से मिलेंगे, 7 मेंबर आपको राज्यसभा से मिलेंगे। और इसका जो चेयरमैन होता है वो स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और जनरली ये परंपरा है कि इसके जो चेयरमैन होगा, जो विपक्षी दल होगा, अपोजिशन पार्टी होगी, उसका होगा। ठीक है, ऐसा कोई संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन ये परंपरा है कि विपक्षी दल का इसका क्या होगा, चेयरमैन होगा। ठीक है, इसमें कोई मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, एस्टिमेट कमेटी होती है, 1921 में बनी, 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। और इनका जो तीनों कमेटियां हैं, इनका जो आपको जो इलेक्शन देखने को मिलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर देखने को मिलता है, मींस ऑफ मतलब सिंगल जो ट्रांसफरेबल वोट होता है उसके आधार पर देखने को आपको मिलता है। सबसे बाद में कमेटी बनी वो आपको कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग 1964 में, 22 मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 आपको राज्यसभा से आपको देखने को मिलेंगे। स्पीकर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसको मेंबर ऑफ लोकसभा के होगा, तो वो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का क्या होगा, चेयरमैन होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है, डिपार्टमेंट रिलेटेड जो कमेटियां होती हैं, जो डिपार्टमेंट विभाग होते हैं उससे संबंधित क्या करती हैं, बात करती हैं, और उससे संबंधित जो कानून होते हैं उसके संबंध में क्या करती हैं, बात करती हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की स्थापना सबसे पहले 1993 में हुई। सबसे पहले 2017 थी, लेकिन बाद में 2004 में 24 कर दी गई। इनका मेन ऑब्जेक्टिव वो रहता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव,
जो एग्जीक्यूटिव होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट्री के प्रति, और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के संदर्भ में क्या करती है, बात करती है। स्ट्रक्चर क्या होता है, 24 डिपार्टमेंटल कमेटी है, 31 मेंबर होते हैं, 31 में से 21 है लोकसभा से, 10 आपको राज्यसभा से देखने को मिलेंगे। और इसके जो चेयरमैन है, स्पीकर और चेयरमैन इसको नॉमिनेट आपको देखने को मिलते हैं। 8 राज्यसभा के अंदर, 24 में से 8 कमेटी राज्यसभा के अंदर काम करेंगे, 16 कमेटी आपको लोकसभा के अंदर काम करेंगे, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल आपको देखने को मिलेगा 1 साल का आपको देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का महत्व क्या है कि इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, बेटर आप डिस्कशन कर पाते हैं, एक्सपर्टी किसी लॉ के बारे में आपके पास होती है तो आप लॉ को सही अच्छे ढंग से आप अनुशंसा कर पाते हैं, उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने में आसानी हो सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर लॉ अच्छा बनेगा तो आपकी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। पब्लिक फंड का क्या होगा, अच्छे से इस्तेमाल होगा। लॉ लॉ एंड ऑर्डर रूल अच्छे क्या इंश्योर होगा, आंसबिलिटी बढ़ेगी एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। और पार्टी जो एमपी है उनका जो लॉ बनाने में पार्टिसिपेशन है वो भी क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। चलो, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। अब एक अथॉरिटी चर्चा में है, द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो जो एजुकेशन के संबंध में इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्शन करने का क्या करती है, काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अफेयर के अंतर्गत क्या किया, एस्टेब्लिश किया। तो इस मिनिस्ट्री को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका आप कहीं याद एजुकेशन शब्द आया तो आप लगा दोगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन संबंध है, लेकिन ये कैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की, उनको मेकिंग मतलब कि शेयर अनक्लेम्ड जो डिवाइडेंट होता है, मैच्योर डिपॉजिट डिवेंचर होते हैं, इन्वेस्टर को बात करती है, मतलब कि कुल मिलाकर जो इन्वेस्टर के हेड होते हैं उनके संरक्षण से संबंधित बात करती है, ठीक है। सखा पंजा साहिब पर्व चर्चा में है, इसमें क्या कर रहे हैं, जो अमृतसर जो बेस्ड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो दोनों मिलकर ये कर रहे हैं कि शहीदी सखा पंजा साहिब जहाँ पे नरसंहार हुआ था ट्रेन स्टेशन पे, अब्दल सिटी जो पंजाब प्रोविजन हमको देखने को मिलता है पाकिस्तान में, तो ये दोनों मिलकर इनको सेलिब्रेशन करने की बात कर रहे हैं। अक्टूबर 1922 में 30 अक्टूबर 1922 में 2 सिख व्यक्ति थे, उनको रेलवे स्टेशन पे, इस अब्दल रेलवे स्टेशन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेन को नहीं रोका और उनको ट्रेन ऊपर चढ़ गई, तो आपको नरसंहार आपको देखने को मिलेगा जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इन्हीं की याद में हमको यहाँ क्या मिलता है, गुरु नानक के द्वारा यहाँ पे गुरुद्वारा, और हमारे जो जो आपको महाराजा रणजीत सिंह है, जनरल हरि सिंह नालवा, उनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को करवाया गया, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो बाकी भाई करम सिंह, भाई प्रताप सिंह इंजरी के बाद क्या हो गए, डाई हो गए। गुरुद्वारा पंजा साहिब इस पे नाम पड़ा, इतना आपको बस ध्यान रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस घटना को आप याद रखेंगे, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण घटना है। और इसको अब अभी क्या है, भारत काउंटर टेरर कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है, अभी मुंबई और दिल्ली में इसकी अध्यक्षता हुई। इसको 1913 1773 जो रेजुलेशन था सिक्योरिटी काउंसिल का, उसके द्वारा इसको 9/11 का जो टेरर अटैक था उसके बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया। ये में था कि हम जो कंट्री हैं जो वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं उनको क्या कर सकें, लीगल और इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी कंट्री के माध्यम से उनको सहायता मुहैया कराएं, उन पे इस संबंधी जो टेरर प्रकार की एक्टिविटी है वहाँ पे कम करने का प्रयास करें, बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और भारत सरकार भी इसमें कुछ फंड देगी ताकि वहाँ पे जो टेररिज्म है उसको कम करने का हम क्या कर सकें, प्रयास कर सकें, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे। 2 महीने बाद भारत की जो अध्यक्षता है इसमें खत्म होगी, ठीक है। ज्वाइंट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप में जो G20 कंट्री है इंडिया से कह रहे हैं कि भाई साहब आप इसको ज्वाइन कर लो, जिसको COP26 मतलब की ग्लासगो में फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, यूए के द्वारा लाया गया इंटरनेशनल पार्टनर ग्रुप IPG के रूप में साउथ अफ्रीका के साथ। और ये क्या करते हैं, कोल इन साउथ मतलब कि जो कोल है उसको खत्म करने का अधिकांश प्रयास करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में हम क्या करेंगे, काम करेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इंडिया इसका भी सदस्य नहीं है। और दरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड चर्चा में है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं दौलत बेग ओल्डी, ये आपको मुर्गो देखने को मिलेगा, दौलत बेग ओल्डी रोड, ये आपको सियोक, ये आपको दरबुक, ये आपको लेह देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भारत की कनेक्टिविटी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम यहाँ से इजिली क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे हम क्या कर पाएंगे, जो जिंगजियांग हाईवे है जो अक्साई चीन से होकर जा रहा है उस पर हम अच्छे से नजर रख पाएंगे। और जो एलएसी है अक्साई चीन में, उसमें एल्बोस्टक रन हमारी रोड तैयार हो गई है, इसलिए चर्चा में था। सिम्बेक्स चर्चा में है, सिंगापुर के साथ एक्साइज होती है नेवी, इंडिया और सिंगापुर की। एक्साइज गरुणा आपको देखने को मिलेगी फ्रांस और इंडिया की, एयरफोर्स एक्साइज है, इस बात को ध्यान रखें। फ्रांस आपको इधर देखने को मिलेगा। इससे जो कंट्री लगती हैं, स्पेन लगता है, स्विट्जरलैंड लगता है, इटली लगता है, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड देखने को मिलता है। इधर अटलांटिक और इधर आपको मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिलेगा। और सिंगापुर आपको पता ही, स्टेट ऑफ मलक्का में की पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, साउथ चाइना सी है, स्पार्टले आइलैंड है इधर, ठीक है, और जावा सी है, ठीक है। ये क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहता है, तो आप एक बार इसको पॉज करके देखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। के नारायण चर्चा में थे, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, 10th जो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट हैं के नारायण, के आर नारायण, ठीक है। इस बात को बस आप ध्यान रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मानगढ़ डैम चर्चा में, डैम नहीं, मानगढ़ धाम चर्चा में है। प्राइम मिनिस्टर अभी क्या करेंगे, इसको यस आप देख पा रहे हैं, इसको रिवील करेंगे। और ये राजस्थान और गुजरात की सीमा पर हमको देखने को मिलता है। जैसा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी तरह इसको आदिवासी हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आदिवासी जलियांवाला किसको बोलते हैं, तो मानगढ़ धाम को। और दलित भील ट्राइब कम्युनिटी थी, उसके संबंधित है, ठीक है। और ब्रिटिश के द्वारा इन पे अत्याचार किया गया था, ठीक है, 17 नवंबर 1913 को राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे इसको देखने को मिलता है। और भील ट्राइब आपको पता ही है, इसको धनुष पुरुष ऑफ इंडिया बोलते हैं, भील ट्राइब को। सबसे बड़ा समूह है, ठीक है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थन और ईस्टर्न राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहुल रूप आपको देखने को मिलेगा। इनका एक पेंटिंग है जिसको पिथौरा पेंटिंग बोलते हैं, जो भील समुदाय से संबंधित है। और इनका घूमर एक डांस है, जैसा आपने मतलब कि उस मूवी में देखा था, मस्तानी के द्वारा जो डांस किया जा रहा था, वही इसको घूमर डांस बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वन नेशन वन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, जैसा आप देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, दक्षिण के राज्य हो गए और अदर कोई मतलब कि राज्य हैं, उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है स्टेट के अंतर्गत आता है, इसलिए जो अलग अलग स्टेट है अपनी सुविधा के अनुसार उनकी अलग अलग क्या है, इन्फॉर्म आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बस इतना ही चर्चा में था। ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। और ये रिपोर्ट में कहा है कि जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको डाउन टर्न देखने को मिला है, तो इसलिए इसमें फंडिंग जो क्लाइमेट मिटिगेशन के संबंध में हमको फंडिंग देखने को मिलती है, तो उसमें क्या हमको समस्याएं आ रही हैं, तो इसलिए हमको जो क्लाइमेट मिटिगेशन है वो नॉर्थन जो स्टेट हैं, जो वेस्टर्न कंट्री हैं, वो साउथर्न जो लीस्ट डेवलप कंट्री हैं उनको फंडिंग देने में मदद करें, ठीक है। तो अंकटाड क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, 1964 में इसको एस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ट्रेड और डेवलपमेंट के संबंध में रिपोर्ट जारी करती है, इंडिया मेंबर है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका पेरेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। मोना लाओस आइसलैंड चर्चा में है, जो हवाई जो आइसलैंड है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, वहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अर्थक्वेक से संबंधित घटनाएं हमको देखने को मिली, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, तो लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस मैप को आप पॉज करके देखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।